हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में ये आपका एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले के 9 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना लीजिए। मैथ के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपके चैनल पर रीजनिंग का, जीएस के लिए और हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी डाले जा चुके हैं और इसके अलावा कुछ मैथ के शॉर्ट ट्रिक भी डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपका मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी 140 रुपये में कार्य समाप्त करना तय करते हैं। ए को कितने रुपए मिलेंगे? तो देखिए इसमें किस तरह का लॉजिक काम करता है। ये जो रुपयों का बंटवारा होता है वो इनकी कार्य क्षमता के अनुसार बंटवारा होता है। कार्य क्षमता मतलब एक दिन में जो काम जितना काम करता है उसको इतना ही हिस्सा रुपए का मिलता है। कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं? देखिए, एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। टोटल काम हम मान लेते हैं कि 6 और 8 का एलसीएम कितना हो गया? 24। इन टोटल काम था आपका 24, जिसको कि 6 दिन में ए कर रहा है और 8 दिन में बी कर रहा है। 6 दिन में पूरा काम 24 काम कर दे रहा है ए। इसका मतलब एक दिन में कितना करता हुआ? 24/6 यानी कि 4। बी कितना करता हुआ एक दिन में? 24/8 यानी कि 3 काम। यानी ए कर रहा है एक दिन में 4 काम, अब बी कर रहा है 3 काम। तो इनका जो बंटवारा होगा रुपयों का वो इसी अनुपात में होगा। किस अनुपात में होगा? 4:3 में। यानी इनकी कार्य क्षमता के अनुसार ही रुपयों का बंटवारा होता है। तो 4 और 3 कितना हो गए? 7। तो कुल धन कितना है? 7 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 140। तो 7 की वैल्यू 140 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140/7 यानी कि 20 रुपये। लेकिन आपसे पूछा किसका है? आपसे पूछा है ए को कितने मिलेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू पूछिए। एक की कितनी है? 20। तो 4 की कितनी हो जाएगी? 20 गुणा 4 यानी कि 80 रुपये। ये था आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 80 रुपये। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किसी परीक्षा में 38% परीक्षार्थी सामान्य ज्ञान में फेल होते हैं, 29% परीक्षार्थी गणित में तथा 10% परीक्षार्थी दोनों विषय में फेल होते हैं। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत पास होते हैं? जब भी देखिए डाटा दे रखा हो फेल का और पास वाला डाटा पूछा हो तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो देखिए प्रतिशत पास बराबर होता है 100 माइनस यानी ए प्लस बी, यानी ए में पास और ए में फेल प्लस बी में फेल माइनस के दोनों में फेल। देखिए 100 माइनस के ए में कितने फेल हुए हैं? 38%, प्लस बी में कितने फेल हुए हैं यानी कि गणित में कितने फेल हुए हैं? 29%, और दोनों में कितने फेल हुए हैं? 10%। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? देखिए 38 और 29 होते हैं 67, 67 में से 10 घटा देंगे 57, और 100 में 57 घटा देंगे कितना आएगा? 43। इसका मतलब दोनों विषयों में कितने पास हुए? 43%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 पर बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे में पूरी तरह से रखी जा सकने वाली छड़ी की लंबाई क्या होगी? वो आपको बतानी है। देखिए जो कमरा होता है वो किसके आकार का होता है? घनाभ के आकार का होता है। तो जो छड़ी रखी जाएगी वो घनाभ के विकर्ण के रूप में रखी जाएगी। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का विकर्ण बराबर होता है, देखिए इसको लिख देते हैं। देखिए घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडोड में लंबाई का वर्ग यानी एल का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस के ऊंचाई का वर्ग। इन तीनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के वर्गमूल के बराबर क्या होता है? घनाभ का विकर्ण। भुजाएं क्या दे रखी है? लंबाई दे रखी है 5 मीटर, यानी 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16,
और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो उसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा आंसर आपका अंडर रूट में 50। अंडर रूट में 50 की वैल्यू क्या होती है 5√2। आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए, रामपुरा गांव की इस समय जनसंख्या 625 है। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि अपेक्षित है तो दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, अभी कितनी है 625, अभी 625 है, हर साल कितनी बढ़ती है 4% बढ़ती है। यानी 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी 104/100, और फिर अगले साल कितनी हो जाएगी 104/100, 4% की वृद्धि हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा ये 26 बार, 4 से ये 25 बार, 4 से 26, 4 से 25, और 25 × 25 कितना होता है 625, और 625 से 625 खत्म हो जाएंगे। इसके बाद 26 × 26 कितना होते हैं 676। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 676, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में यानी चलने में धारा के अनुकूल जाने में लिए गए समय का 3 गुना समय लेती है। तो धारा की चाल कितनी होगी, धारा की चाल बतानी है। उससे पहले कुछ चीजें समझ लीजिए, जैसे कि अनुकूल प्रतिकूल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि धारा की चाल दे रखी, धारा की चाल मान लेते हैं हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और शांत जल में नाव की चाल कितनी दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलती है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। अनुकूल का मतलब क्या होता है, जब अनुकूल चले नाव उसका मतलब होता है कि अनुकूल दिशा में जो सापेक्षिक चाल बन जाएगी वो हो जाएगी आपकी, दोनों चालें जुड़ जाएंगी 6 + 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल कंडीशन में क्या होता है, प्रतिकूल में होता है 6 - के 20, यानी कि नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा, आपसे पूछा है कि धारा की चाल बताइए। आप कुछ कंडीशन दे रखे हैं, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में धारा के अनुकूल जाने में लिए गए समय का 3 गुना समय लेती है। मान लेते हैं कुछ दूरी रही होगी, डी दूरी मान लेते हैं। ठीक है, डी दूरी चलने में जब अनुकूल चल रही है तो कितना दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। समय मान लेते हैं टी ले रही है, और प्रतिकूल दिशा में समय कितना ले रहा है 3t। आपको बोल रखा है 3 गुना समय ले रही है। ठीक है, क्लियर देख लीजिए थोड़ा, टी समय जाने अनुकूल दिशा में और 3t समय प्रतिकूल दिशा में। ये दोनों ही कंडीशन में डी की वैल्यू सेम है। जब अनुकूल दिशा में जा रहा है दूरी के बराबर क्या होता है 4 गुना समय, यानी 6 + b गुणा t। और जब प्रतिकूल दिशा में जा रहा था तब दूरी कितनी हो जाएगी 4 गुना समय, यानी 6 - के b गुणा 3t। दोनों ही कंडीशन में क्या है दूरी की वैल्यू सेम है, दोनों को हमने बराबर रख दिया। टी से टी खत्म हो जाएगा आपका, बचा कितना 6 + b बराबर हो जाएगा 6 - के b × 3। ये हो जाएगा 6 + b, ये हो जाएगा आपका 18 - के 3b, 4b 3b इधर आएगा 4b हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 12। यहाँ से आपको b बराबर मिल जाएगा 12/4, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की वैल्यू बी हमने क्या माना था, बी हमने माना था धारा की चाल। तो धारा की चाल कितनी आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक व्यापारी को 360 रुपये में एक घड़ी बेचने से 10% की हानि होती है। यदि वह 5% लाभ चाहता है तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। यानी 10% की हानि होती है तो 360 में बेचता है, 5% का लाभ चाहेगा तो कितने बेचेगा, आपसे ये पूछा है। देखिए, मान लीजिए घड़ी कितने की थी 100 रुपये की थी, 10% की हानि पे बेची जा रही है, इसका मतलब 90 रुपये में बेची जा रही होगी, लेकिन एक्चुअल में कितने में बेची जा रही है 360 में। 90 की वैल्यू कितनी है 360, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 360/90, यानी कि 4 यूनिट। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 5% के लाभ पर बेचना चाहता है, यानी 100 की चीज कितने बेचना चाहता है 105 में।
105 यूनिट की वैल्यू चाहिए आपको। 105 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 105 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 4। 105 गुणा 4 यानी कि 420। 5% का लाभ कमाने के लिए कितने बेचनी पड़ेगी उसको? 420 में बेचनी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना है, 90% की वैल्यू दे रखी है 360, 105% की वैल्यू चाहिए, तो 360 बटे में 90 गुणा 105, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा? 420। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, करने का क्वेश्चन है, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2, फिर अंडर रूट में 2, ये कितना दे रखा है? 5 बार दे रखा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? देखिए, 2 की पावर, ये 2 दे रखा है तो 2 की पावर n माइनस के 1 अपॉन 2 की पावर n। n क्या होता है? कितनी बार यूज हो रहा है वो n की वैल्यू होती है, और 2 की जगह पे आप मान लीजिए a मान लीजिए या फिर x मान लीजिए। x क्या होता है? जो यहाँ करनी में दे रखा होता है वो x की वैल्यू होती है, चूंकि यहाँ पे 2 ही दे रखा है तो हम यहाँ पे 2 ही ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर n कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 माइनस के 1 अपॉन 2 की पावर 5। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? ये 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, 32 में से 1 तो 31, 31 बटे 32। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 31 बटे 32। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? जब जिस किसी के हाथ में सिर्फ एक का अंतर हो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कितना अंतर है? 32 और 31 में 1 का अंतर है, लेकिन जो बड़ी वाली घात होगी वो नीचे होगी, यानी बटे में आएगी, छोटी वाली घात ऊपर आएगी। यहाँ पे कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, ये नहीं होगा, यहाँ पे तो अंतर है ही नहीं। यहाँ पे कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 1 का अंतर हो लेकिन बटे में क्या हो? बड़ी संख्या हो और ऊपर छोटी संख्या हो, और ये आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गाड़ी के पहिए की त्रिज्या दे रखी है 0.25 मीटर, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितने चक्कर लगाएगा? लेकिन जब किसी गाड़ी का पहिया एक चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करता है? मान लीजिए ये आपका पहिया है, यहाँ टच करता है जमीन को, जब ये अगली बार यहाँ पर टच करेगा तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय करी इसने, ये जो दूरी होती है ये इसके पहिए के परिधि के बराबर होती है, यानी ये 2πr के बराबर होती है। तो यानी एक पहिया चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करता है? 2πr, यानी कि अपनी परिधि के बराबर तय करता है। आपसे पूछा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, तो 11 किलोमीटर जब मीटर में चेंज करने कितना आ जाएगा? 1000 से गुणा कर देंगे, और पहिए का परिधि कितनी हो जाएगी? 2πr, यानी 22/7। आर कितना दे रखा है? त्रिज्या दे रखी है 0.25। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी 100 का गुणा हो जाएगा ऊपर। 25 से कटेगा ये 4 बार, 2 से कटेगा ये 2 बार, 11 से कटेगा 1 बार, 11 से कटेगा ये 2 बार, और ये 2 से 2 खत्म। 7 का गुणा किस में होगा? 1000 में, तो कितना हो जाएगा? ये 7000। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7000, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही हो जाएगा। यानी कुल दूरी में आपको पहिए के एक चक्कर में दूरी से भाग दे देंगे तो चक्करों की संख्या निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि p प्लस क्यू का 20%, p माइनस क्यू का 50% है तो p अनुपात q का पता लगाइए, या दोनों का अनुपात पता करना है। आपको दे रखा है p प्लस क्यू का 20%, यानी 20/100, बराबर p माइनस क्यू का 50%, 50/100। ये 100 से ये 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा p प्लस क्यू, p माइनस क्यू से इधर भाग देते हैं, बटे में p माइनस के क्यू बराबर, इधर 5 बचा था और इधर 2 था, गुणा में इधर भाग में चला जाएगा आपका 2। ये हो जाएगा आपका p प्लस क्यू बटे में p माइनस क्यू बराबर 5/2। यहाँ से आपको p अपॉन क्यू की वैल्यू निकालनी है। देखिए डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? p अपॉन क्यू बराबर होता है, एक बार अंश में क्या करिए, हर को जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 7, और एक बार अंश में से हर को घटा दीजिए, यानी 5 में से 2 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 3। पी और क्यू का अनुपात कितना आ गया? 7:3।
ये डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, 2 का गुणा इसमें करिए, 5 का गुणा इसमें करिए, वहाँ से आप पी और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये आपका डायरेक्ट आंसर निकल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी थी, तो पिता की आयु कितनी है? पिता की वर्तमान आयु बतानी है। देखिए थोड़ा समझ लीजिए इसको, एक तरफ पिता दे रखा है, एक तरफ पुत्र दे रखा है। वर्तमान आयु एक दे रखा है वर्तमान, एक दे रखा है 6 वर्ष पहले की, 6 वर्ष पूर्व का समय दे रखा है। ये 6 वर्ष पहले का समय है, ये वर्तमान समय है। आपको दे रखा है कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। मान लेते हैं जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु वर्तमान में कितनी है, x वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2x, क्योंकि 6 वर्ष पहले जो पिता की आयु है वो वर्तमान आयु से 2 गुनी है। अब आपसे बोला है कि जो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, वर्तमान दोनों का योग कितना है, 60 वर्ष। जरा आप ये बताइए कि 6 वर्ष पहले यदि पिता की उम्र 2x थी तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, वर्तमान में 6 वर्ष और जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 2x प्लस के 6। पुत्र की वर्तमान में कितनी दे रखी है, x वर्ष, पिता की कितनी दे रखी है, 2x प्लस 6 वर्ष। तो इस हिसाब से दोनों का वर्तमान में योग कितना हो जाएगा, 2x प्लस के 6 प्लस के x, जो कि दे रखा है 60 वर्ष के बराबर। तो 2x प्लस x 3x, 3x प्लस 6 बराबर 60। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, 3x बराबर 6 इधर घटेगा 54 और x की वैल्यू आ जाएगी 54/3, यानी कि 18 वर्ष। यानी पुत्र कितने साल का हो गया, 18 वर्ष का, और दोनों की आयु कितनी का जोड़ कितना है वर्तमान में, 60 वर्ष। इसका मतलब पिता की आयु कितनी हो जाएगी, यानी 2x प्लस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 में से 18 घटा दीजिए, 42 वर्ष। आपसे यही पूछा है कि पिता की आयु बताइए, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि तेल की कीमत में 30% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को तेल के उपभोग में कितनी कमी करनी चाहिए जिससे कि खर्च वही रहे। देखिए मान लीजिए पहले खर्चा उसका 100 रुपये था, अब खर्चा कितना हो गया, 30% की वृद्धि होगी तो 130 रुपये हो गया। अब वो चाहता है कि खर्चा ना बढ़े, तो उसको कितने रुपये कमी करनी पड़ेगी, 30 रुपये की कमी करनी पड़ेगी। लेकिन कितने पे करनी पड़ेगी, 130 पे करनी पड़ेगी, यानी कि माइनस के 30 बटे में 130 गुणा 100, परसेंटेज में चाहिए गुणा 100 कर देंगे। इसको जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 3/13 गुणा 100, यानी कि 23 सही 1/3% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी उसे इतना खर्चा करना पड़ेगा, इतना खर्चा कम करना पड़ेगा जिससे कि उसके खर्च में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना उपभोग कम करना पड़ेगा, सॉरी खर्चा नहीं, उपभोग कम करना पड़ेगा जिससे कि उसके खर्चा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी निश्चित धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 15 रुपये का अंतर आता है, तो कुल धन होगा। देखिए ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, अंतर बराबर होता है पी क्या है, मूलधन गुणा r/100 की पावर 2। देखिए रख लीजिए इसमें वैल्यू, अंतर कितना दे रखा है 15, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, आर की वैल्यू दे रखी है 10, 10/100 की पावर 2, 0 से 0 खत्म, नीचे बचा 10, 10 का वर्ग कितना जाएगा 100, तो ये हो जाएगा आपका 15 बराबर पी बटे में 100, तो पी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1500। तो यहाँ पे कुछ बचेगा, एक ही बचेगा, 1/10 का होना 1/100, 100 गुणा 15 में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1500। पी की वैल्यू कितनी आ गई 1500, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है, जिसमें कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेच रहा है, कुछ हिस्सा 18% लाभ पर बेच रहा है। ओवरऑल कितने % का लाभ हो रहा है, उसे 14% का लाभ हो रहा है। आपसे पूछा कि 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा बताइए। देखिए इसको हम एलिगेशन से करेंगे। एक हिस्सा मान लेते हैं, पहला जो हिस्सा है वो
8% लाभ पे बेचा जा रहा है, दूसरा हिस्सा आपका 18% लाभ पे बेचा जा रहा है, लेकिन ओवरऑल जो लाभ हो रहा है वो 14% का लाभ हो रहा है। देखिए कैसे करते हैं एलिगेशन से, इन दोनों का अंतर हम यहाँ लिखते हैं 6%, इन दोनों का अंतर कितना होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, कितना आ जाएगा आपका 4%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, यानी इनका जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया 2:3। इसका मतलब जो चीनी थी 8% जिस पर लाभ मिल रहा है वो 2 किलो बेची जा रही है, और जो 18% लाभ मिला है उसको 3 किलो बेची जा रही है, लेकिन कुल मिला के चीनी है कितनी, यहाँ पे 2 और 3 का योग हो गया 5, लेकिन एक्चुअल में चीनी कितनी है 50 किलोग्राम, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 50 किलोग्राम। आपसे पूछा है कि 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा बताइए, तो 18% वाली कितनी है 3 यूनिट, 3 की वैल्यू बताइए, 5 की वैल्यू 50 है, 1 की वैल्यू कितनी है 50/5, 3 की वैल्यू हो जाएगी 50/5 गुणा 3, 5 से 10 बार 10 दिया 3, यानी कि 30 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए आप एकदम सही हो जाएगा। आपसे पूछा कि 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा बताइए, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30 किलोग्राम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन रखा ग्राफ आधारित है, 3 संगठन दे रखे हैं, संगठन ए, संगठन बी और संगठन सी। एक तरफ संख्या दे रखी है हजारों में, एक तरफ आपको आय समूह दे रखा है, यानी 12,000 से लेकर 14,000 तक के आय समूह के संगठन में कितनी कितनी संख्या है, अलग अलग ये आय समूह दे रखे हैं, उनमें संख्या दे रखी है अलग अलग। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है कि सभी आय समूहों से मिलकर संगठन सी के लोगों की कुल संख्या क्या है, यानी संगठन सी वाला कौन सा है आपका, देखिए संगठन सी वाला है ये वाला जो बाद वाला है, ये वाला ये आपका संगठन सी है, इसको मिला के सभी आय समूह में यानी सभी समूहों में सी की संख्या बताइए। तो सभी समूहों को मिला के हम सी की संख्या जोड़ लेंगे। देखिए इसमें दे रखी है 3250, यहाँ दे रखी है 4000, यहाँ दे रखी है 3500, यहाँ दे रखी है आपकी 4000, इस तरह से 4500, और ये दे रखा है आपका 2500, सॉरी 2750 दे रखी है। जब सबको जोड़ लेंगे तो सबका आंसर कितना आ जाएगा 22,000, कितना आ जाएगा 22,000 आपका आंसर आ जाएगा। आप धीरे से आप लोग के वीडियो को देख भी सकते हैं और अपने आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए कितनी कितनी वैल्यू बैठ रही है, कुल मिलाकर क्या करना है आपको सी की लोगों की संख्या को जोड़ना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्या दे रखा है, किस आय समूह में लोगों की संख्या सर्वाधिक है, यानी किस आय समूह में लोगों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए एक बार ग्राफ को देख लीजिए, देखिए सबसे ज्यादा संख्या आपको किस में दिखाई दे रही है, इसी में दिखाई दे रही है, और तो किसी में दिखाई नहीं दे रही। ये आय समूह कौन सा वाला है 18,001 से लेके 20,000 वाला, इसी में सर्वाधिक संख्या है और किसी में है ही नहीं। देखिए हम अपने कौन से ऑप्शन में है ये 18,000 से लेके 20,000 वाला, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। ये थे 2 क्वेश्चन ग्राफ के, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार ग्राफ को अच्छी तरह से देख लीजिए और फिर अपने आप ही कोशिश करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 15% का लाभ एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। वस्तु की लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है, दोनों का अनुपात बताना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में भी, देखिए सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य अपॉन एमपी यानी कि मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य बराबर होता है 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। देखिए रखिए इसमें वैल्यू, तो सीपी अपॉन एमपी बराबर हो जाएगा आपका, डिस्काउंट कितने परसेंट दे रहा है 10% का, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90। प्रॉफिट कितने परसेंट कमा रहा है 15%, यानी कि 100 प्लस 15 115। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 5 से कट जाएगा ये आपका 18 बार और 5 से कट जाएगा ये 23 बार। दोनों का अनुपात पूछा था, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 18/23 यानी कि 18/23। आंसर क्या हो जाएगा आपका 18/23, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी का औसत भार कितना है 45 किलोग्राम। यदि ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम है और बी और सी का 43 किलोग्राम है, तो बी का भार बताइए। देखिए कैसे करते हैं, देखिए
ABC का औसत भार कितना है 45। औसत भार का मतलब क्या है, सबका भार क्या है बराबर बराबर, यानी सब में बराबर बराबर बटा हुआ है, यानी तीनों का भार कितना है पता है 45 किलोग्राम। आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है 45 से, लेकिन जब औसत भार 45 बोला है इसका मतलब सबका भार कितना है 45। लेकिन अगली लाइन में क्या बोल रहा है कि औसत भार कितना हो गया है 40, किसका ए और बी का। लेकिन अभी तो कितना था, अभी 45 था, इसका मतलब 5-5 किलोग्राम दोनों का घट गया। ये 5-5 किलोग्राम किससे घटा होगा, इसका जो 5-5 किलोग्राम है वो किसके पास चला गया, सी के पास चला गया। इनका मतलब सी का भार कितना हो गया, सी का भार हो गया 45 तो था ही, 5-5 किलोग्राम इससे मिल गया, तो 45 प्लस 10 कितना हो गया, सी का भार हो गया 45 प्लस 10 यानी कि 55 किलोग्राम। सी का भार हो गया 55 किलोग्राम। कैसे हो गया, देखिए यहाँ 45-45 था सबका, और इसमें से फिर ए और बी का कितना हो गया 40 हो गया। इसका मतलब ए और बी के पास 45-45 में से 5-5 मिल गया सी को, यानी सी का औसत भार हो गया 55 किलोग्राम। सी का 55 किलोग्राम हो गया। अब आपसे कह रहा है कि बी और सी का कितना है 43 किलोग्राम। जब दोनों का औसत भार 43 किलोग्राम है तो कुल योग कितना हो जाएगा दोनों का, यानी बी प्लस सी बराबर हो जाएगा, बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 43 दूनी कितना होता है 86। ये दोनों का कुल भार कितना हो जाएगा 86। इसमें सी का कितना है, सी का है आपका 55 किलोग्राम। सी का 55 किलोग्राम है तो बी का कितना बचा 31 किलोग्राम। हटा देंगे इसमें से, आपसे क्या पूछा बी का ही पूछा है, बी का कितना हो जाएगा 31 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा आपका। मैंने आपको ये समझाया, इस सवाल को दोबारा देख लीजिए। देखिए ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है, तीनों का 45 है, लेकिन अभी अगली लाइन में कह रहा है कि 40 हो गया ए और बी का। इसका मतलब जिसके पास 5-5 किलोग्राम एक्स्ट्रा था वो किसके पास चला गया, सी के पास चला गया ना, तभी तो इनका औसत भार 40 बचा। अब सी का कितना हो गया 45 तो था, 5-5 किलोग्राम इसको ए और बी से मिल गया, तो सी का कितना हो गया 55 किलोग्राम हो गया। अब सी का 55 है और दोनों का औसत भार कितना है 43। औसत भार 43 है तो योग कितना होता है, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत 43 है, संख्या कितनी है 2, 43 गुणा 86, तो 43 गुणा 2 बराबर 86। दोनों का जोड़ 86 है। इसमें सी का हिस्सा कितना है 55 किलोग्राम, तो बी का हिस्सा कितना बचा 86 माइनस के 55 यानी कि 31 किलोग्राम। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 12, 15, 18 की कतारों में एक समान संख्या के सैनिक हैं तब उन्हें संपूर्ण वर्ग में सजाए जाने के लिए न्यूनतम सैनिकों की संख्या बताइए। जब भी इस तरह का सवाल आए न्यूनतम सैनिकों की संख्या, तो आपको क्या करना है 12, 15, 18 का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। 12, 15, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 15 और 18 का एलसीएम हो जाएगा आपका 180। कितना हो जाएगा 180। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है इसका गुणा करने पे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम क्या करेंगे 180 फैक्टर कर लेंगे। 180 के फैक्टर कैसे हो जाएंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणा 5। 36 गुणा 5 क्यों लिखा, क्योंकि 36 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। बचा कितना 5 बचा, इसका मतलब इसे 5 का गुणा और कर रहे हैं तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए कितना हो जाएगा 36 पंजे 180, 180 पंजे कितना होता है 900। तो हमारी न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कितनी मिल गई 900, यानी 180 में हमने किससे गुणा किया, जो इसकी पूर्ण वर्ग संख्या बनाने में अधूरी रह गई थी उसका हमने गुणा कर दिया, तो मतलब 5 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया 900। आपसे यही पूछा कि न्यूनतम सैनिकों की संख्या बताइए, कितनी हो जाएगी 900, यानी जो जोड़ा अधूरा रह जाए उसका उतने से ही गुणा कर देना है, आपकी न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी वस्तु को उसके मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 में बेच दिया, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखिए मान लीजिए अंकित मूल्य कितना था इसका 100 रुपये था, 14% का बट्टा दे दिया तो कितने में बेचा 86 में बेचा, लेकिन वो कह रहा है 387 में बेचा। 86 की वैल्यू कितनी है 387, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 387 बटे 86। क्लियर। आपसे पूछा कि अंकित मूल्य, तो हमने अंकित मूल्य कितना माना था 100, 100 की वैल्यू कितनी आएगी गुणा 100। सॉल्व कर लीजिए, 2 से कटेगा ये 43 बार, 2 से कटेगा ये 50 बार, और 43 से ये कटेगा आपका पूरा पूरा 9 बार। 9 यहाँ से 50 यहाँ से, 9 इंटू 50 कितना होता है 450। कितना आ गया 100 की वैल्यू 450, यानी आपका अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 450। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का। यदि 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? देखिए 20 व्यक्ति हैं, कितने दिन में कर रहे हैं? 180 दिन में कर रहे हैं। कुल काम ये हो गया। इसी काम को मान लीजिए n व्यक्ति हैं, कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में। तो ये भी कुल काम हो गया। दिनों की संख्या गुणा आदमी बराबर कुल काम होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 से कट जाएगा ये आपका 2 बार और 2 से कट जाएगा ये आपका 90 बार। n की वैल्यू कितनी आ गई? 90। यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 90। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। यदि वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।